हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 14th जीपीएससी की तैयारी शुरू करें। वैकेंसी बहुत जल्द आएंगी, मुफ्त कक्षाएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं 14th जीपीएससी की तैयारी शुरू करवाना चाह रहा हूं। और दोस्तों, डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी पुस्तक, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पे, झारखंड सामान्य ज्ञान 2023 जो लेटेस्ट एडिशन है, ये बुक मैं कवर कराऊंगा और ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। दोस्तों, इसमें 20 चैप्टर्स हैं, 20 अध्याय हैं और MCQs भी हैं, लेकिन हम इसको MCQ के फॉर्म में कवर नहीं करेंगे, हम इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में कवर करेंगे। मतलब हम चैप्टर वाइज हम इसको देखेंगे। और क्योंकि ये काफ़ी लेंदी बुक है, इसलिए आपको पढ़ने में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ही दिनों में ये आपको पूरी तरह कवर करके आपके सम्मुख लाऊंगा। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, कम समय में आप पूरे बुक को कवर कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों, JPSC की परीक्षा में करीब 70 to 80% जो क्वेश्चंस आते हैं झारखंड पोर्शन से, वो इसी बुक से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस बुक है और ये डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी पुस्तक है। ये एक IAS ऑफिसर रहे थे, झारखंड में भी रहे हैं DC के पोस्ट पे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मनीष रंजन ने जो इस पुस्तक में लिखी है, झारखंड की घटनाएं, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, तो झारखंड की राजनीतिक घटनाएं, करंट अफेयर्स भी हैं साथ में, ठीक है। तो ये काफ़ी ऑथेंटिक हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को विलम्ब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इस बुक के अंदर। तो झारखंड का इतिहास सबसे पहले हम कवर करेंगे दोस्तों। झारखंड का इतिहास, दोस्तों झारखंड का इतिहास ये काफ़ी अनोखा है, बहुत यूनिक है। झारखंड हमेशा से जनजातियों का निवास स्थान रहा है और हम इसमें कवर करेंगे कि जनजातियाँ झारखंड में कैसे पनपी, उनका उत्थान कैसे हुआ, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं कि आज के डेट में झारखंड में 26.6% ST पाई जाती है, ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, और लगभग 32 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, यहाँ पे जनजातियाँ हैं, है ना। तो ये जनजातियाँ झारखंड में कैसे आई, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो झारखंड के इतिहास को हम 4 भागों में पढ़ेंगे, और ये 4 भाग क्या क्या हैं। पहला है प्रागैतिहास। प्रागैतिहास से आप समझते हैं कि उस कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसकी घटनाएं हमारे पास लिखित रूप में अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब प्रागैतिहासिक काल की घटनाओं को लिटरेरी सोर्सेस में, यानी साहित्यिक स्रोतों में नहीं लिखा जा पाया है, और इन घटनाओं को ट्रेस करना हमारे लिए उतना आसान नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, झारखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे मध्य इतिहास। मध्य इतिहास में मुग़ल, दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, इसमें ब्रिटिश का आगमन झारखंड के क्षेत्र में कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर जो स्थानीय विद्रोह कैसे पनपे झारखंड राज्य में, तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। फिर प्रागैतिहास को फिर से 4 भागों में हम क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। ये मैं सिर्फ आपको कंटेंट बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर झारखंड का इतिहास, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्रागैतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास में हम क्लासिफाई करते हैं। अब प्रागैतिहास मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आते हैं। फिर प्राचीन इतिहास के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर हमें पढ़ना है विभिन्न जनजातियों का आगमन, वैदिक काल में झारखंड, झारखंड और बौद्ध धर्म, झारखंड और जैन धर्म, झारखंड और मगध साम्राज्य, झारखंड और मौर्य साम्राज्य, झारखंड में स्थानीय राजवंशों का उत्थान, जैसे नागवंश, रक्सेल,
चेरो वंश, मान वंश, सिंह वंश, ढाल वंश आदि। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के अंदर। ठीक है दोस्तों। फिर मध्य इतिहास में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे विशेष रूप से, झारखंड और दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्या रहा था झारखंड के ऊपर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और झारखंड और मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य के समय, मुग़ल साम्राज्य जब पनपा भारत में, तो झारखंड पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, झारखंड की स्थिति कैसी थी, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आधुनिक इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे कि झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और उसका झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा। फिर प्रमुख विद्रोह और आंदोलन जैसे तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदारी आंदोलन, खेरवार आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन और 1857 का विद्रोह। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो ये तो मैं आपको बस एक रूपरेखा बता रहा हूँ। फिर दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं झारखंड का इतिहास। इससे पहले कि झारखंड का इतिहास को हम चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करें, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा इतिहास के स्रोतों को। दोस्तों इतिहास के स्रोतों को मुख्यतया हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है दोस्तों। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं ये समझते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत पाषाण युग के पत्थरों के औजार, इमारतें, घर, मिट्टी के बर्तन, मुहर, सिक्के, स्मारक, पत्थरों या दीवारों पर लेखन और पेंटिंग, औजार, आभूषण, हड्डियाँ, अवशेष, धातुओं के टुकड़े और अन्य कलाकृतियाँ आती हैं। ठीक है दोस्तों। और फिर साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं वेद, धार्मिक ग्रंथ, पुराण, अर्थशास्त्र, रामायण, उपनिषद और अन्य साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आप अंतर समझ गए। साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज के अंदर वेद, धार्मिक ग्रंथ, पुराण, अर्थशास्त्र, रामायण, उपनिषद, अन्य साहित्यिक स्रोत आते हैं। जैसे कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि झारखंड के इतिहास को हमने 4 भागों में बांटा था, प्रागैतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहास से। प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे आप काल जोड़ लेंगे। प्रागैतिहासिक काल को हम फिर से 4 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं पुरा पाषाण काल से। पुरा पाषाण काल का जो कालखंड है दोस्तों, ये माना जाता है 30 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के कालखंड को हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आप टाइमलाइन ज़रूर याद रख लेंगे, मेंस में आपको आंसर लिखने में काम आएगा। 30 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल में दोस्तों पत्थर के औजार बनाए जाते थे, चॉपर और चॉपिंग टूल। चॉपर और चॉपिंग टूल से तात्पर्य है काटने वाले औजार, यानी किसी भी चीज़ को जंगल साफ करने के लिए काटने वाले औजार, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए काटने वाले औजार। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी पूरा पाषाण काल युग में, पूरा पाषाण काल में। जैसे कुल्हाड़ी, भाला, खुरदरा पत्थर के औजार, तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है दोस्तों। और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किस में किया जाता था, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि झाड़ियों को, जंगल को काटने के लिए यूज़ किया जाता था, पशु पक्षियों के शिकार करने के लिए यूज़ किया जाता था, है ना, शिकार के लिए यूज़ किया जाता था, और एनिमीज से यानी दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए भी यूज़ किया जाता था, अपनी रक्षा करने के लिए। और ये सारे दोस्तों पत्थर से बने होते थे और साइज़ में ये बड़े होते थे। ठीक है, बड़े साइज़ के होते थे, आकार में ये बड़े होते थे। और अगर हम बात करें कि ये जो अवशेष मिले हैं ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो ये झरिया से मिला है। झरिया कहाँ पे है आप कमेंट करके बता सकते हैं।
चलिए मैं बता देता हूँ। ये धनबाद में पड़ेगा। बोकारो, हजारीबाग, हजारीबाग के कई जगहों से मिला है। जब हजारीबाग में 1991 में उत्खनन हुआ था, एक्सकैवेशन हुआ था, तो हजारीबाग के इसको सरैया, राहम, देहांगी आदि जगहों से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस मैप में, झारखंड के मैप में हजारीबाग का लोकेशन आप बता सकते हैं? हजारीबाग का लोकेशन है ये बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, ये हजारीबाग का लोकेशन है। फिर बोकारो का लोकेशन क्या है? बोकारो भी हजारीबाग से सटा हुआ है, बॉर्डर शेयर करता है हजारीबाग के साथ। ठीक है, और बोकारो जो बॉर्डर शेयर करता है वो पश्चिम बंगाल के साथ भी शेयर करता है ईस्टर्न साइड में। फिर दोस्तों झरिया जो धनबाद में है, धनबाद का लोकेशन ये है। ठीक है, तो हजारीबाग, बोकारो और धनबाद, ये विशेष रूप से इन तीनों क्षेत्रों में पत्थर के औजार, जो पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार थे, वो ट्रेस किए गए हैं उत्खनन में। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का कालखंड अगर हम माने तो ये माना गया है 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है दोस्तों, 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय को मध्य पाषाण काल माना गया है भारतीय इतिहास में। इस कालखंड में, मध्य पाषाण काल में, जो पत्थर के औजार जो यूज किए गए थे, पत्थर के औजार जो बनाए जाते थे, वो सूक्ष्म होते थे। मतलब पूरा पाषाण काल के पत्थरों के औजारों की तुलना में मध्य पाषाण काल के पत्थर के औजार आकार में छोटे होते थे। ठीक है, और ये फ्लेक इम्प्लीमेंट्स से बनाए जाते थे, परतदार उपकरण, यानी फ्लेक से बनाए जाते थे, परतदार चट्टानों से बनाए जाते थे। इसलिए भी ये थोड़े नुकीले होते थे, नुकीले भी होते थे और थोड़े चिकने भी होते थे। ठीक है दोस्तों, और पूरा पाषाण काल के पत्थरों के औजारों की तुलना में थोड़े छोटे भी होते थे। अब हमें देखना है कि ये पत्थर के औजारों के अवशेष झारखंड के किन किन जिलों से मिले हैं। दोस्तों, ये गढ़वा ज़िले से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के पत्थर के औजार गढ़वा ज़िले के भावनाथपुर, झारवार, हाथीगय, बालूगाड़ा और नकगढ़, इन सारी जगहों से मध्य पाषाण काल के पत्थर के अवशेष मिले हैं, पत्थर के औजार के अवशेष मिले हैं। मैप में क्या आप बता सकते हैं कि गढ़वा ज़िला कहाँ पर स्थित है? ये वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, यहाँ पे। और दोस्तों, ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ, और छत्तीसगढ़ के साथ भी कुछ हिस्सा शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब चलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का कालखंड माना जाता है, इसका समय माना जाता है 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को नवपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा था वो देखा था कि मध्य पाषाण काल 3000 ईसा पूर्व तक के समय को माना गया है, 9000 से 3000 ईसा पूर्व तक के समय को माना गया है। लेकिन नवपाषाण काल का समय है 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। देखो दोस्तों, कोई भी इतिहास का काल दूसरे इतिहास के काल में यूं ही तब्दील नहीं हो जाता है। मतलब एक काल से दूसरे काल तक जाने के लिए समय लगता है, और जब एक काल ख़त्म होने से पहले ही दूसरे काल की शुरुआत भी हो जाती है दोस्तों। मतलब बीच का जो पीरियड रहता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, और हर दो कालों के बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड ज़रूर होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि मध्य पाषाण काल के ख़त्म होने के बाद ही नवपाषाण काल शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मध्य काल के ख़त्म होने से पहले ही नवपाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, समझ गए? इसीलिए ये 7000 ईसा पूर्व से ही शुरू
होता है नवपाषाण काल का समय। नवपाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाए गए वो फ्लेक और ब्लेड के बने उपकरण बनाए गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मध्य पाषाण काल के जो पत्थर के औजार थे उन औजारों से नवपाषाण काल के पत्थर के औजार आकार में और छोटे हो गए और भी चिकने हो गए। ठीक है दोस्तों, जैसे कालखंड में हम आगे बढ़ते जाएंगे, इतिहास के कालखंड में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आधुनिकता की ओर जाएंगे, पत्थर के औजारों का आकार छोटा होता चला जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो नवपाषाण काल में पत्थर के सेल्ट, चिकने तक्षणी, पत्थर के चाकू, कुल्हाड़ी, खुरपी आदि बनाए गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पत्थर के औजारों को किस तरह से विकसित किया जा रहा है। अब धीरे धीरे हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। पत्थर के औजारों में भी काफ़ी विकास देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं पत्थर के औजारों के अवशेष? झारखंड के गढ़वा ज़िले के भावनाथपुर, झारवार, हाथीगढ़, बालूगढ़ा, नकगढ़। ठीक है, फिर चाईबासा के बुढ़ाडी, बुरजू, रोरो नदी और बारूहातू, ये पड़ता है आपका पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है दोस्तों, तो 3 जिलों में नवपाषाण काल के पत्थर के औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन? एक तो है आपका गढ़वा ज़िला, फिर दूसरा है चाईबासा। चाईबासा कहाँ पड़ता है दोस्तों? पश्चिम सिंहभूम में। और बारूहातू, ये भी आपका पड़ता है पश्चिम सिंहभूम में ही। तो विशेष रूप से 2 जिलों से नवपाषाण काल के पत्थर के औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गढ़वा और पश्चिम सिंहभूम। आइए अब आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल 2 शब्दों से मिलकर बना है, ताम्र प्लस पाषाण। ताम्र मतलब होता है हिंदी में तांबा और पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो ऑब्वियसली इस काल में तांबे के भी औजार यूज किए गए और पत्थरों के भी औजार यूज किए गए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तांबे की खोज होने के बाद तांबे के जो औजार हैं वो अच्छी खासी संख्या में यूज किए गए और पत्थरों के औजार से ज़्यादा तांबे के औजारों को तवज्जो दी गई। ताम्रपाषाण काल का कालखंड 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है दोस्तों, और इस युग में मानव ने तांबे के औजार बनाना सीखे। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। देखो दोस्तों, तो जो ताम्रपाषाण काल का जो कालखंड है ये है 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लेकिन तांबे की जो खोज हुई थी वो बहुत पहले कर ली गई थी। 5000 ईसा पूर्व में ही तांबे की खोज हो गई थी। ठीक है, क्योंकि 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में तांबे का ज़्यादा यूज हो गया था, मतलब तांबे के औजार ज़्यादा बनाए गए थे कंपैरेटिवली, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अब इसमें जो है कॉपर सेल्ट, कॉपर और लोहे के आरी, तांबे के कुल्हाड़ी, तो ये सारे औजार बनाए जाते थे ताम्रपाषाण काल में। स्थान की बात करें कि कहाँ कहाँ ताम्रपाषाण काल के औजारों के अवशेष मिलते हैं, तो ये मिलते हैं दोस्तों डाढ़ागामा गांव जो खूंटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, खूंटी कहाँ पे है? मैप में देखिए, यहाँ पे है। और फिर बसिया। बसिया आप कमेंट करके बताना कि बसिया जो है झारखंड के किस जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रागैतिहासिक कालखंड यानी प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे काल आप जोड़ लेंगे। इसमें झारखंड की स्थिति हमने देखी कि झारखंड में कौन कौन से औजार प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, यानी प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से औजार झारखंड के किस किस जिले से प्राप्त हुए, इसकी स्थिति हमने जानी। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद अब देखते हैं कि झारखंड के विभिन्न नाम क्या क्या रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमने हिस्ट्री के सोर्सेज को 2 भागों में डिवाइड किया था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पुरातात्विक स्रोत और लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में हमें झारखंड का अलग अलग नाम देखने को मिलता है। एक तरफ लिखा गया है साहित्यिक स्रोत और दूसरी तरफ लिखा गया है झारखंड का नाम। तो अगर हम बात करें अशोक के 13वां शिलालेख की, तो अशोक का 13वां शिलालेख में लिखा गया है झारखंड का नाम आटविक। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रख लेंगे। फिर वैदिक साहित्य में झारखंड को कीकट कहा गया है, उत्तर वैदिक साहित्य में व्रात्य प्रदेश कहा गया है, महाभारत में पुंडरीक कहा गया है। तो ये अलग अलग नाम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं। चाहे आप JSSC की बात करें चाहे JPSC की बात करें, इसमें क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस मैप को, झारखंड के मैप को आप पूरी तरह तोते की तरह रट्टा मार लें, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। झारखंड का प्राचीन इतिहास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इसी तरह के और वीडियो देखने हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको इस चैनल का हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आप अपना सुझाव डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जहां मुझसे गलतियां हो रही हैं उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।